अस्सलाम वालेकुम। आज एक किताब युवल नोआ हरारी ने 10 सितंबर 2024 को किताब एक युवल नोआ हरारी की पब्लिश हुई थी। उस पे एक छोटा सा बुक रिव्यू करने का प्लान किया हुआ है। तो किताब युवल नोआ, इस बुक की तरफ जाने से पहले मैं थोड़ा सा हरारी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि हरारी की पर्सनालिटी और उनकी लाइफ स्टोरी और उनके बारे में थोड़ा सा जानने के बाद आप उनके व्यूज के साथ उनके व्यूज को समझ सकेंगे कि वो किस इंटेंशन और किस मोटिव के साथ बात कर रहे हैं। तो हरारी 1976 के अंदर पैदा हुए और हिस्ट्री के अंदर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने 2002 के अंदर पीएचडी की। और अगर बात की जाए उनकी जेंडर ओरिएंटेशन की, ही कंसीडर्स हिमसेल्फ अ मेल, लेकिन ही इज मैरिड टू अ मेल, ही इज अ गे। पर उनकी जो पर्सनल लाइफ है गे है। और इसके अलावा ही वॉज बॉर्न टू अ जूइश फैमिली, लेकिन इसके बाद वो एक एथिस्ट हो गए। ही गिव अप रिलीजन और ही डोंट फॉलो एनी रिलीजन, ऑल्दो उनके जो आइडियाज हैं वो जूइश जो है मेंटेलिटी उससे मिलते हैं, बिकॉज उनका बैकग्राउंड जो है वो जूइश है। इसके अलावा हरारी जो है ही इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी की तरफ इनके व्यूज जो है वो थोड़े से इंक्लाइन है। तो आप इनकी कोई भी किताब उठा लें, चाहे वो सैपियन हो जो उनकी पहली बुक थी, होमो डियस हो, या 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी, आप इनकी कोई भी बुक उठाएं, या इवन ये नेक्सिस जो भी कुछ महीने पहले रिलीज हुई है, तो इनके व्यूज आपको इन तीनों चारों चीजों की तरफ इंक्लाइन होते नजर आएंगे, चाहे वो एंटी रिलीजियस हो, चाहे वो टुवर्ड्स LGBTQ कैंपेन हो, या टुवर्ड्स डेमोक्रेसी या सेकुलरिज्म हो। तो ये बड़े विविड क्रिटिक हैं टोटलिटेरियनिज्म के, डिक्टेटरशिप के और रिलीजन के, और ये जो सेक्स ओरिएंटेशंस हैं इसके दो सेक्स ओरिएंटेशंस रखने के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं। ये बुक हरारी ने टुवर्ड्स इसका टाइटल है नेक्सिस, और इसको वो कहते हैं कि इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स की ब्रीफ हिस्ट्री को, मतलब वो कहते हैं कि एक इंफॉर्मेशन नेटवर्क की ब्रीफ हिस्ट्री है कि स्टोन एज के साथ से AI तक का सफर जो है वो उसको इसमें उन्होंने डिफाइन करने की, एक कंपाइल करने की कोशिश की है। और हरारी बेसिकली हिस्टोरियन है, तो मोर ऑन द हिस्टोरिकल पर्पसेस की तरफ लिखा है। और वो हिस्ट्री को यूं डिफाइन करते हैं कि हिस्ट्री इज नॉट अबाउट द स्टोरीज ऑफ द पास्ट, रादर हिस्ट्री इज के उसके बाद से प्रेजेंट के दरमियान में क्या चेंजेस आए हैं, उसको हम हिस्ट्री कहते हैं और उससे हमने क्या सीखना है। तो सिंस ये बुक जो है वो ज्यादातर इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर होती है, तो पहले चैप्टर में हरारी इंफॉर्मेशन को डिफाइन करते हैं। वो कहते हैं कि इंफॉर्मेशन कोई भी एब्सोल्यूट चीज नहीं है। इंफॉर्मेशन हम कह सकते हैं फिजिक्स के लिए मैटर की डिफाइन करना एक अलग चीज है। कोई भी नॉन नॉलेज जो है, जो इंसान उसको समझता है, हम उसको इंफॉर्मेशन कह देते हैं। लेकिन इंफॉर्मेशन के ऊपर सच होने के बारे में या उसके बारे में वो कितनी अच्छी है या कितनी सच्ची इंफॉर्मेशन है, इस बारे के लिए हमें कोई आइडिया नहीं है। इसके बाद वो डिफाइन करते हैं कि ट्रूथ क्या होता है। वो कहते हैं कि कोई भी शख्स जिस इंफॉर्मेशन को जितनी वो सूट करती है उसको वो ट्रूथ कहता है। लेट्स से कि कोई भी चीज जो कि किसी भी रियलिटी को करीब तरीन तरीके से डिफाइन करे, उसको वो ट्रूथ इंफॉर्मेशन या एक्यूरेट इंफॉर्मेशन कहते हैं। देन यहाँ पे वो रियलिटी की तरफ ले जाते हैं, लेकिन इसके दरमियान में वो कुछ एग्जांपल स्पोर्ट करते हैं कि इंफॉर्मेशन को डिफाइन करने के लिए कि एक World War I के अंदर या गलबन World War II के अंदर शेरेमी नाम का एक परिंदा था, जिसको एक कबूतर था एक्चुअली, जिसकी वो यहाँ पे ये उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन के तौर पे उन्होंने ये इसकी पिक्चर यहाँ पे लगाई हुई है। तो ये कबूतर जो था, क्योंकि पुराने जमाने में ये पैगाम रसाई के लिए पैगाम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, तो इट वाज अ वॉर ट्रेन पिजन। और उस वक्त एक जगह पे एक बटालियन जो थी वो किसी जगह पे वो गुम हो गई थी, लॉस्ट बटालियन थी। तो उनको जो उनकी अपनी उनकी जो दूसरे लोग थे, वही उनके ऊपर जो थे वो गोलाबारी कर रहे थे।
तो उन्होंने वो पैगाम पहुंचाना था, लेकिन चूंकि वो रेडियो के साथ पैगाम नहीं पहुंचा सकते थे और उनके दरमियान में अपोनेंट फोर्सेस थी, और अगर वो कोई बंदा खुद से जाता तो उसके चांसेस से वो काफी ज्यादा उसकी काफी ज्यादा उसको नुकसान होता या उसकी मुमकिन मौत हो जाती और वो वहां पे ना पहुंच सकता। तो यहाँ पे उस परिंदे को यूज किया गया। ये परिंदा गया, इसके ऊपर काफी सारे स्प्लिंटर्स लगे, काफी गोलियां वगैरह लगी, इवन इसका सीना भी कहते हैं फट गया और इसकी टांग वगैरह भी जो है वो काफी हद तक डैमेज होगी, लेकिन स्टिल समहाउ ये जो है वो पैगाम वहां तक लेके गया, यानी कि इसकी टांग के साथ पैगाम बांधा गया था और उसके बाद उस बटालियन को बचा लिया गया। सिंस दैट टाइम ये परिंदा जो था, इसको सर्वाइव करवाने की काफी कोशिश की गई, बट इवेंचुअली ये परिंदा की डेथ होगी और ये वार सिंबल और एक सिंबल ऑफ जो है वो बन गया है उनके लिए, एक इंफॉर्मेशन का सिंबल भी है और एक सिंबल ऑफ वॉर हीरो बन गया है आप उसको। सिमिलरली वो इंफॉर्मेशन को डिफाइन करते हैं कि जी इंफॉर्मेशन किस तरह इस्तेमाल होती है। NILI एक स्पाइस थे यहूदियों के, जब ऑटोमन एम्पायर्स की लड़ाइयां हो रही थी ब्रिटिश के साथ, तो वो ऑटोमन की मूवमेंट को बताते थे, ऑटोमन ट्रूप्स की मूवमेंट को बताते थे कि कैसे ऑटोमन ट्रूप्स मूव कर रहे हैं इन पैलेस्टीन, और उसको वो ब्रिटेन को बताते थे, क्योंकि ब्रिटेन के स्पाइस जो थे गलियों में फिर होते थे, तो ये कैसा मेथड यूज करते थे। उनके बड़े ब्लॉक्स वाली बिल्डिंग्स थी और बिल्डिंग्स के ऊपर खिड़कियों पे शटर लगे हुए होते थे, और वो शटर की अप डाउन मूवमेंट के ऊपर सिग्नल देते थे। जो गली में खड़ा हुआ स्पाई था वो बता देता था कि ऑटोमन एम्पायर्स की मूवमेंट है, और मे बी इससे ये कोई पता भी नहीं चलता था कि क्या ये शटर की मूवमेंट है या क्या फिर ये कोई सिग्नल है। तो इस बेस पे उन्होंने बता दिया। अब हरारी यहाँ पे बताते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको नहीं पता कि ये सच्ची कितनी है। अब हो सकता है कि उन्होंने शटर की मूवमेंट से बताया हो कि भाई यहाँ पे 10,000 ऑटोमन के फौजी हैं, लेकिन इसमें ये चीज नहीं बताई जा रही कि क्या वो 10,000 फौजी जो है वो वेल ट्रेन्ड SSG कमांडोज हैं या फिर वो कोई भी आम 1,000 जो है वो 10,000 जो है वो कैडेट्स हैं। ये इन्फॉर्मेशन उसके अंदर बिल्कुल लैग करती थी। अब हरारी कहते हैं कि जो चीज उस चीज को करीब तरीन तरीके से बताएगी कि भाई यहाँ पे 10,000 फौजी हैं, जिनमें से 5,000 आपके कमांडोज हैं और 5,000 आपके रुकीज हैं, तो ये आपकी एक करीब तरीन रियलिटी होगी। ये उसको ट्रुथ उस इंफॉर्मेशन को मोस्ट एक्यूरेटली बता रही होगी। नेक्स्ट यहाँ पे वो रियलिटी को डिफाइन करते हैं कि रियलिटी की टाइप्स बताते हैं कि रियलिटी कितनी तरह की होती है। रियलिटी को वो बताते हैं कि ऑब्जेक्टिव रियलिटी होती है और सब्जेक्टिव रियलिटी होती है। ऑब्जेक्टिव रियलिटी में आपके पास एक चीज आ गई कि यार एक जगह पे एक एस्टेरॉइड है, या हम इसको जरा सिंपल कर लेते हैं कि आसमान के ऊपर चांद है। अगर कोई शख्स इसको डिनाई करे या ना करे, एक्सेप्ट करे या ना करे, आसमान में चांद रहेगा। ये एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी है कि चांद किसी के मानने या ना मानने से खत्म नहीं होगा। इसी तरह अगर हम बात करते हैं कि सब्जेक्टिव रियलिटी की, तो सब्जेक्टिव रियलिटी कोई भी ऐसी चीज है कि जिसके ऊपर आप जैसे आपका गुस्सा है, जैसे आपकी खुशी है, गमी है, आप उस चीज को मानना छोड़ दें, आप उस चीज के ऊपर उस पर बिलीव मत भी करें या उसके बारे में बात करना छोड़ दें, लेकिन वो खत्म नहीं होगी। लेकिन इसके बाद बात करते हैं कि तीसरी टाइप ऑफ रियलिटी है जो इंसानों ने खुद से डेवलप की, दैट इज इंटरसब्जेक्टिव रियलिटी। इंटरसब्जेक्टिव रियलिटी को वो ऐसे डिफाइन करते हैं कि ये स्टोरीज की बेस पे होती है। अगर इसके बारे में स्टोरीज को आप डिफाइन करना या इनके बारे में बात करना बंद कर दें तो इंटरसब्जेक्टिव रियलिटी की कोई हकीकत नहीं होती, जिसमें वो जिक्र करते हैं कि खुदा का वजूद है, किसी शख्स ने पैगंबरी का दावा किया, या किसी शख्स के कोई आपकी नेशनलिज्म है, या आपका कोई भी आपका कानून है। लेकिन अगर आप कानून के बारे में बात करना या उसकी इन्फोर्समेंट छोड़ देंगे तो उसकी रियलिटी भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो एक इंटरसब्जेक्टिव रियलिटी है, वो हकीकत में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। देन इसके बाद हरारी बात करते हैं कि स्टोरीज की। चूंकि मैंने आपको पहले बताया कि हरारी का जो रुझान है थोड़ा वो मुकम्मल तौर पे एथिज्म की तरफ है, तो वो हरारी तमाम रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को, तमाम रिलीजन्स को स्टोरीज समझते हैं। तो वो यही बात करते हैं कि आपका तमाम के तमाम मजाहिब जो है वो एक स्टोरीज की बेस पे है। अब उनका यहाँ तक वो कहते हैं शेरामी की जो वाकया है ये भी बेसिकली एक स्टोरी ही थी, क्योंकि उनको किसी तौर पे ये बात पता चल गई थी। लेकिन ये स्टोरीज जो है इवेंचुअली आपकी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के तौर पे आगे आगे चलती जाती हैं, जिसमें हरारी
बहुत कॉमन एग्जांपल कुछ स्टोरीज की वो यूज करते हैं। स्टालिन की, जोसेफ स्टालिन का वो जिक्र करते हैं यहाँ पे कि स्टालिन जो था वो स्टालिन होने से ज्यादा उसकी स्टोरीज जो थी वो मशहूर थी। आपकी स्टोरीज जो है वो बेसिकली कभी नेशनलिज्म की भी हो सकती हैं, रिलीजन्स की भी हो सकती हैं, आपकी किसी एक मोटिव की हो सकती हैं। तो स्टोरीज जो है वो बेसिकली इंसानों को जोड़ने के काम आती हैं। जरूरी नहीं है वो सच हो या झूठ हो, लेकिन इंसान उस पर बिलीव करते हैं और उसकी बेस पे आपस में जुड़ जाते हैं। और स्टोरीज के बाद हरारी आगे जाते हैं, वो बात करते हैं कि हमेशा से इंसान इनफॉलिबल सिस्टम की तलाश में रहा है। इनफॉलिबल सिस्टम की तलाश में वो क्यों रहते हैं कि वो अपने तमाम नुकसान, अपने तमाम एरर्स जो है वो किसी ना किसी इनफेलेबिलिटी की तरफ डाल देना चाहते हैं। इसके लिए वो सहारा लेते हैं मजहब का या रिलीजियस बुक्स का, क्योंकि उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि यार रिलीजियस बुक जो थी वो चूंकि खुदा की तरफ से आई है और वो इनफेलेबल है, यानी कि उनके अंदर कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। अब यहाँ पे इनफेलेबिलिटी जो है वो अटेन करने के लिए उसके अंदर ये पूरी एक अपनी पूरा एक आर्गुमेंट्स बिल्ड करते हैं कि अबाउट हाउ बाइबल वाज फॉर्म्ड, हाउ तलमुद वाज फॉर्म्ड, और किस तरह उसके स्क्रिप्चर्स जो थे वो किसी जगह पे मिले। फिर यहाँ के अंदर ही वो जिक्र करते हैं कि प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद स्टोरीज, चूंकि इंसान इनफेलेबल सिस्टम की तरफ जाता है और जो इस इनफेलेबल सिस्टम को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा होता है, जो उसको लोगों को प्रीच कर रहा होता है, उसके पास पावर आ जाती है ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरीज। अब उस पावर की बेस पे समटाइम आप लोगों को कंट्रोल भी करते हैं, लोगों को ऑर्डर में भी लेकर आते हैं, क्योंकि पुराने वक्तों में यही समझा जाता था जितनी इंफॉर्मेशन है आपके पास, दैट इंफॉर्मेशन इज द ट्रुथ, और वो इंफॉर्मेशन आपको नॉलेज देती है, और उस नॉलेज से आप जो है वो माशरे के अंदर ऑर्डर लेके आ जाते हैं। उस स्टोरी से, इंफॉर्मेशन की बेस पे स्टोरीज बनती है, स्टोरीज की बेस पे लोग जुड़ते हैं, और जो शख्स उन स्टोरीज को कंट्रोल कर रहा होता है या उन स्टोरीज की हकीकत की छानबीन कर रहा होता है, डेट होल्ड्स द पावर इन हिज हैंड्स। तो इस तरह मुख्तलिफ किस्म की पावर आ जाती है। यहाँ पे हरारी बात करते हैं कि किस तरह क्रिश्चियंस जो थे, पादरी, उनके हाथ में पावर आ गई, लेकिन ये पावर जो थी प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद कैसे उनकी तरफ से निकली। इसके अंदर वो एक विच हंटिंग स्टोरीज का भी जिक्र करते हैं कि विच हंटिंग स्टोरीज क्रिश्चियनिटी के अंदर हमेशा से थी, लेकिन ये जो थी क्रैमर एक बंदा था जिसने एक बुक पब्लिश की अबाउट विच हंटिंग, और उसके बाद ये स्टोरीज का पीक आ गया। उनका पीक आने के बाद लोगों ने तकरीबन, उसने कुछ फॉल्स स्टैटिस्टिक अपनी बुक में कोट किए कि यार यूरोप के अंदर कोई 1 मिलियन से ज्यादा विचेस हैं और इस एरिया के अंदर पर्टिकुलरली 3 लाख हैं। उसने उसको इंटीमेसी और सेक्सुअल ओरिएंटेशन के साथ भी अलाइन किया कि विच इज यूज्ड टू सेक्स विद सैटन, और ये बच्चों का खून पीती हैं, लोगों का गोश्त खाती हैं, और अदर देन बहुत सारी उसमें ऐसी चीजें थी कि जो अगर आप बुक पढ़े तो आपको उसमें ज्यादा बेहतर तरीके से पता चल सके। खैर, उसके बाद यहाँ पे ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों ने एक दूसरे के लिए पर्सनल गेन्स के लिए इल्जाम लगाकर विच हंटिंग शुरू कर दी, और वो विच हंटिंग की एक्टिविटीज इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अगर किसी पादरी ने भी उसको रोकने की कोशिश की तो उन्होंने पादरी को भी विच कहना शुरू कर दिया। सो दिस आर द पावर ऑफ द स्टोरीज, कि स्टोरीज जो है वो कैसे आगे आगे चलती जाती हैं। इवेंचुअली ये जो है वो ब्रेक होती गई और स्टोरीज जो है वो सिस्टम जो है ये विच हंटिंग का खत्म हो गया। इसी तरह हम बात करते हैं इनफेलिबल सिस्टम। कोई भी सिस्टम इनफेलिबल वो कहते हैं कि नहीं रहता, उसके अंदर कहीं ना कहीं फ्लॉज आ जाते हैं, और उन फ्लॉज को खत्म करने के लिए हमारे पास होता है सेल्फ करेक्शन मैकेनिज्म। इसके लिए वो एग्जांपल कोट करते हैं कि साइंटिफिक पेपर्स जैसे लिखे जाते हैं, साइंटिफिक पेपर्स के अंदर अगर एक साइंटिस्ट एक क्लेम करता है कि यार जमीन गोल है, गोल होने के बाद दूसरा साइंटिस्ट उसको एक्सप्लेन करता है कि नहीं, जमीन चपटी है, लेकिन आज से अगले 20 साल के बाद दोनों साइंटिस्ट जो है वो, उनको अगर कोई बंदा डिनाई करता है कि नहीं यार जमीन ना गोल है ना चपटी है, जमीन एक ग्लोब है, तो वो साइंस अपने अंदर एक लेवरेज रखती है कि वो अपनी गलतियों को तस्लीम कर लेती है। उसके अंदर एक सेल्फ करेक्शन का मैकेनिज्म होता है। ये सेल्फ करेक्शन का मैकेनिज्म हरारी कहते हैं कि बहुत जरूरी है इंफॉर्मेशन को, ट्रू इंफॉर्मेशन को आगे लेकर जाने के लिए भी, और
मुआशरे के अंदर विजडम और पावर लाने के लिए भी, इंफॉर्मेशन को ट्रुथ साबित करने के लिए आपके लिए किसी भी जगह पे सेल्फ करेक्शन का मैकेनिज्म होना बहुत जरूरी है। देन नेक्स्ट में हरारी डिफाइन करते हैं डेमोक्रेसी और टोटलिटेरियनिज्म को, यानी कि अथॉरिटेरियनिज्म को, कि कैसे जो है वो डेमोक्रेसी के अंदर पावर इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है और कैसे टोटलिटेरियनिज्म के लिए वो इसको यूज करते हैं। तो सिंस ह्यूमंस जो है वो इनफेलिबल सिस्टम की तलाश में रहते हैं, तो टोटलिटेरियनिज्म के अंदर इंफॉर्मेशन को इस तरीके से कंट्रोल किया जाता है, उसके ऊपर चेक लगाया जाता है इतना ज्यादा कि वो इंफॉर्मेशन जब लोगों के तक पहुंचती है तो लोग उसको इनफेलिबल इंफॉर्मेशन समझते हैं। टोटलिटेरियन रेजिम्स के अंदर ये चीज होती है। अगर आप इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल चाइना के और नॉर्थ कोरिया की हमारे पास है कि नॉर्थ कोरिया ने अपना इंटरनेट जो है वो एक लॉन्च किया हुआ है, उसका दुनिया के इंटरनेट के साथ कोई लेना देना नहीं। इवन अगर आपने दुनिया का इंटरनेट यूज करना हो तो आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, और गवर्नमेंट की परमिशन के बाद भी एक शख्स आपके साथ बैठता है, उनकी गवर्नमेंट का बंदा, जो हर 5 मिनट के बाद आपको अपना थंब लगाता है ताकि आप मजीद 5 मिनट के लिए इंटरनेट यूज करें, और मैक्सिमम फॉर 1 आवर आप इंटरनेट यूज कर सकते हैं। तो उसके बेस पे लोगों को यही लगता है कि उनको जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है दैट इज इनफॉलिबल। सिमिलरली ग्रेट फायर वॉल ऑफ चाइना का आप जिक्र करें, जिसमें चाइना ने अपने अंदर तमाम दुनिया की जो एप्स हैं, सोशल मीडिया एप्स, उनको बाइकआउट किया हुआ है, बैन किया हुआ है, और उनकी अपनी वी चैट है जिसकी बेस पे वो तमाम इंफॉर्मेशन और न्यूज जो है वो अपने लोगों तक पहुंचाते हैं और लोग उनको करते हैं। अब इनफॉलिबल लेकिन अगर हम इसके बाद बात करते हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम की, तो डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, यानी कि डेमोक्रेसी चलती ही तब है अगर लोग डेमोक्रेसी के बारे में बात कर रहे हो, लोग अपने पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशन हो रही हो, एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स चल रहा हो। अगर पॉलिटिकल डिस्कोर्स नहीं होगा वहां पे डेमोक्रेसी नहीं होगी। तो डेमोक्रेसी पुराने जमानों में जो थी वो एक छोटे से एरिया की तरफ होती थी, क्योंकि उसके अंदर पब्लिक वॉइस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन डेमोक्रेसी को वहां पर ये भी डिफाइन करते हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि यार जो कुछ मेजॉरिटी चाहेगी वही कुछ होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मेजॉरिटी जो है वो 90% मेजॉरिटी का कोई मजहब है और वो चाहते हैं कि जो 10% माइनॉरिटी है उसको हम खत्म कर दें, तो डेमोक्रेसी के अंदर ऐसा कुछ नहीं हो सकता। हाँ, डेमोक्रेसी ये जरूर बताती है कि यार अगर 90% लोग चाहते हैं कि किसी मुल्क के ऊपर हम जंग करें किसी मुल्क के साथ, तो वहां पे जंग होगी, टैक्स के ऊपर बात हो सकती है। लेकिन अगर बात आ जाती है कि वैक्सीनेशन की, किसी पेंडेमिक के अंदर, अब मेजॉरिटी चाहे उसको एक्सेप्ट करे या ना करे, मेजॉरिटी चाहे किसी माइनॉरिटी को अपने साथ रखना चाहे या ना रखना चाहे, लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर उन चीजों का एहतराम किया जाता है। यहाँ पे बात आ जाती है ह्यूमन राइट्स की। डेमोक्रेसी के अंदर ह्यूमन राइट्स की वैल्यू बहुत ज्यादा है, यानी कि एब्सोल्युटली आप मेजॉरिटी की बात नहीं सुनते, लेकिन आप हाँ फिर भी मेजॉरिटी को बात करने का, राय देने का एक निस्बतन डिक्टेटरशिप के अंदर बेहतर हक होता है। और डेमोक्रेसी तब फैल सकती है जब आपके पास फ्री कम्युनिकेशन हो। अब चूंकि पुराने वक्तों के अंदर मैस कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उस तरह नहीं थी, तो छोटे इलाकों के अंदर छोटी पंचायत वगैरह लगती थी, छोटे इलाकों में इलेक्शंस होते थे और वो अपने मेयर्स वगैरह मुंतखब कर लेते थे, डेट अबाउट द रोमन एम्पायर या एथेंस। लेकिन अगर हम बात करें उसके बाद बड़े एरियाज की, जैसे रोमन एम्पायर के छोटे छोटे शहरों में तो शायद डेमोक्रेसी थी, लेकिन पूरे रोमन एम्पायर में नहीं थी, वहां पर डिक्टेटरशिप थी और वो उसको रिलेट नहीं कर सकते थे उस इलाके के प्रॉब्लम्स को। लेकिन जैसे जैसे जो कि मैस कम्युनिकेशन का निजाम बढ़ता गया, डेमोक्रेसी जो है वो प्रिवेल करने लगी पूरी दुनिया के अंदर। और इस वक्त ज्यादातर कंट्रीज के अंदर जो है वो डेमोक्रेसी का सिस्टम समहाउ चल रहा है। इसके बाद हरारी बात करते हैं कि चूंकि आपको इंफॉर्मेशन जो है वो उसको लोग जनरली ज्यादातर ट्रुथ समझते हैं और बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन का फ्लो आ गया, तो बहुत सारे लीडर्स जो है वो एक यहाँ पे डेवलप हो गए जो इस इंफॉर्मेशन को अपने प्रोपेगेंडा के लिए यूज करते हैं। तो उसमें यहाँ पे वो पॉपुलिज्म को डिफाइन करते हैं कि पॉपुलिज्म क्या चीज होती है, कि बहुत दुनिया में इस फ्लो ऑफ मैसिव फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से पॉपुलिज्म जो है वो बहुत ज्यादा परपेचुएट कर गया है। अब इसमें आपको दुनिया के डिफरेंट रीजन्स के अंदर पॉपुलिस्ट लीडर्स नजर आएंगे। जैसे आप एग्जांपल ले लें कि अमेरिका के अंदर ट्रंप है, इंडिया के अंदर मोदी है, पाकिस्तान के अंदर इमरान खान है, दुनिया के मुख्तलिफ जगहों पे, या ईरान में खामेनी है।
तो आपको मुख्तलिफ जगहों पे पॉपुलिस्ट लीडर्स नजर आएंगे। ये लीडर्स क्या करते हैं कि ये लीडर्स चीजों को ट्रू और फॉल्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। अब इंफॉर्मेशन का जब फ्लो मैसिव हो जाता है, उस इंफॉर्मेशन को चेक करने के लिए आपके पास एक ही चीज है कि आप फॉल्स इंफॉर्मेशन या डिस इंफॉर्मेशन फैलाना शुरू कर दो। मिस इन्फॉर्मेशन क्या होती है कि कोई भी इंसान की कोई डेलिब्रेट गलती है, लेकिन डिस इन्फॉर्मेशन होती है कि जो आप डेलिब्रेटली खुद से फैलाते हैं कि यार हाँ मैंने ये काम गलत किया ताकि लोगों को इसके बारे में गलत न्यूज फैले। तो पॉपुलिज्म का बयानिया जो है वो फैलना शुरू किया। पॉपुलिस्ट लोग कैसे बयानिया फैलाते हैं कि यार आम लोगों के मसाइल की बात करते हैं और उसको सिंपल सोल्यूशंस देते हैं। मिसाल के तौर पे वो बता देंगे कि यार जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ये सब एलीट्स की वजह से आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल इसकी बहुत हम एग्जांपल लेते हैं कि किसी जगह पे एक धरना हुआ रिसेंटली कि एक फेक न्यूज का एक प्रोपेगेंडा आपको फैला दिया जाता है कि अभी रिसेंट एग्जांपल में कि एक जगह पे पाकिस्तान में धरना होता है, उस धरने के बाद उस धरने को मुंतशिर करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो अपनी पावर यूज करती है, बट उस पावर की बेस पे पॉपुलिस्ट लीडरान भाग जाते हैं। देन दे स्टार्टेड यूजिंग प्रोपेगेंडा के वहां पे मैसाकर किया गया है। तो डेट इज अ डिस इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मैसाकर का मतलब है कि वहां पे मतलब इतना ज्यादा खून था कि सड़कों के ऊपर खून फैलना शुरू हो गया। लेकिन पॉपुलिस्ट लीडर जो है वो इस चीजों को यूज करते हैं और देन दे स्टार्टेड क्लेमिंग कि लाशें गवर्नमेंट में नहीं मिल रही क्योंकि एलीट का बबल है और एलीट्स बबल कैन डू एनीथिंग। और ये लोग जो है वो अस्पताल से लाशें गायब भी कर सकते हैं, सड़कें 2 मिनट में साफ भी कर सकते हैं। सिमिलरली पॉपुलिस्ट बयानिया जो था वो ये था कि जी कोविड-19 आया ही नहीं है, ये एलीट की चाल है। एलीट जो है वो आपको वैक्सीन के जरिए आपके अंदर चिप लगाना चाहते हैं ताकि वो आपको कंट्रोल कर सके। तो डेट वाज अ पॉपुलिस्ट। अब पॉपुलिस्ट लीडर जो होता है वो पब्लिक लोगों के सेंटिमेंट्स को यूज करके अपना बयानिया बनाता है और उसकी बेस के ऊपर लोगों को जो है वो अपनी तरफ कर लेता है और फिर अपने आप को प्रेजेंट करता है, आई एम द सोल वॉइस ऑफ द पीपल। हरारी कहते हैं कि पॉपुलिज्म क्योंकि इंफॉर्मेशन को यूज करता है और हरारी जो है वो पॉपुलिस्ट जो है वो इज द बिगेस्ट थ्रेट टू द डेमोक्रेसी। और देन हरारी बताते हैं कि क्योंकि पॉपुलिज्म की बेस पे डिक्टेटर माइंडसेट का आदमी ऊपर आ जाता है, तो हरारी ये कहते हैं कि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि एआई की बेस पे बहुत ज्यादा होता जा रहा है, ये चीज टोटलिटेरियनिज्म को प्रमोट कर रही है। दुनिया के अंदर जितनी ज्यादा एआई आ रही है उतना ज्यादा टोटलिटेरियनिज्म आ रहा है। अब इसके बाद वो कुछ आपको बताते हैं कि इनऑर्गेनिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो जैसे वो सोशल मीडिया है, इसकी बेस पे आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो लोग ट्रैक कर रहे हैं। पुराने वक्त में स्टालिन के टाइम पे लोग जो थे देयर वाज अ सीक्रेट पुलिस। नॉर्थ कोरिया में भी सीक्रेट पुलिस यूज होती है, ईरान में भी सीक्रेट पुलिस है। लेकिन चूंकि अब वो सीक्रेट पुलिस क्या थी कि उसकी अपनी एक लिमिटेशन है, उनको नींद भी आएगी, उन्होंने सोना भी होगा, वो थक भी जाएंगे, उनकी अपनी बायसनेस भी होगी। लेकिन अब जो इनऑर्गेनिक नेटवर्क्स हैं, नेटवर्क फॉर इंफॉर्मेशन या इनऑर्गेनिक नेटवर्क से उनको कहें तो दैट इज योर सोशल मीडिया, योर मोबाइल फोन। अब सीक्रेट पुलिस आपके बेडरूम में नहीं घुस सकती, आपकी इंटीमेसी लाइफ को नहीं कर सकती, लेकिन मोबाइल फोन्स जो हैं दैट कैन इवन वॉच और सी योर इंटीमेसी लाइफ। इसके बाद मजीद कॉन्सेप्ट एक आ रहा है कि जैसे इलान मस्क जो है वो आपको आप एक न्यूरालिंक चिप्स पे काम कर रहा है। इलान मस्क न्यूरालिंक चिप्स पे काम कर रहा है। अब न्यूरालिंक चिप्स क्या होती है कि वो चिप आपके ब्रेन के अंदर लग गई, दैट इज मॉनिटरिंग योर हार्ट रेट, आपका ब्लड प्रेशर, आपके हार्मोन लेवल्स को मेजर कर रही है। सिंस अब आपने सोशल, क्योंकि वो चिप आपके मोबाइल के साथ कनेक्टेड है, आप सोशल मीडिया पे एक वीडियो देख लिए, उस वीडियो की बेस पे आपका खून के अंदर गर्दिश में तब्दीली आई, आपकी दिल की धड़कन के अंदर तब्दीली आई, उस चिप ने डिटेक्ट कर ली कि हाँ भाई यार इस बंदे के जज्बात इस चीज पे भड़कते हैं। देन जो टोटलिटेरियन रेजीम के अंदर डिक्टेटर होगा, दैट ही कैन यूज दैट टेक्नोलॉजी फॉर हिज पर्पस। वो आपको ऐसी वीडियोस दिखा के आपकी ब्रेन वॉशिंग शायद करना शुरू कर दे, आपके आइडियाज को अपने आइडियाज की तरफ अलाइन करना शुरू कर दे। सो हरारी कहते हैं कि ये एक डेमोक्रेसी के लिए थ्रेट है और टोटलिटेरियन रेजीम्स जो होते हैं दैट दे कैन यूज दिस टेक्नोलॉजी फॉर देयर ओन बेनिफिट्स। इसके लिए वो यूज करते हैं कि द प्रोपेगेंडा में बी स्प्रेड बाय द चिप्स। और क्योंकि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है और लोग इंफॉर्मेशन के अंदर डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन की बेस पे
टोटलिटेरियन रजीम्स फायदा उठा सकते हैं और मुआशरे के अंदर डेमोक्रेसी जो है वो खतरे में पड़ सकती है। इसके बाद वो जिक्र करते हैं कि सिलिकॉन कर्टन क्या चीज है कि जैसे आयरन कर्टन था जो ईस्ट यूरोप और वेस्ट यूरोप के दरमियान में बिछा दिया गया था कि जिसके दरमियान में एक साइड पे टोटलिटेरियन रजीम्स थे, दूसरी साइड पे प्रो डेमोक्रेटिक आइडियाज वाले लोग रहते थे। लेकिन अब वो कहते हैं कि एक तरफ सिलिकॉन कर्टन होगा, जिस सिलिकॉन कर्टन की एक साइड पे कुछ ऐसे लोग होंगे जो टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ज्यादा आगे होंगे, जिनके पास बहुत ज्यादा डाटा होगा। जिसके पास डाटा होगा उसके पास इंफॉर्मेशन होगी, और जिसके पास इंफॉर्मेशन होगी उसके पास पावर होगी, उसको पास पावर होगी रूल करने की, मैनिपुलेट करने की। लेकिन जिनके पास जो सिलिकॉन कर्टन की दूसरी साइड पे लोग होंगे, दे माइट नॉट हैव दैट मच डाटा एंड दैट मच इंफॉर्मेशन, और वो दुनिया के अंदर नीचे रह जाएंगे। उनके पास उतनी ज्यादा जो है वो तरक्की करने उस लेवल की तरक्की नहीं कर सकेंगे। तो प्रोबेबली ये जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन और फ्लो ऑफ डाटा है, ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ भी दुनिया को लेके जाएगा, जिसके अंदर एक नई किस्म की जो है वो नई बुनियादों पे लड़ाइयां होना शुरू होंगी। जैसे कि अभी भी हमें ये स्ट्रक्चर में कुछ नजर आ रहा है, जैसे अमेरिका और चाइना के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं कि उन्होंने उनकी वेब एप्स को अपने मुल्क में बैन किया हुआ है, उन्होंने अपनी वेब एप्स को अपने मुल्क के अंदर बैन किया हुआ है, क्योंकि वो एक दूसरे के लोगों का डाटा, एक दूसरे के कंट्रीज का डाटा जो है वो आपस में शेयर करना नहीं चाहते। तो हरारी यहाँ पे बात करते हैं कि किसी भी सिस्टम के अच्छे से करने के लिए, लोगों को फायदा देने के लिए, उस सिस्टम का सेल्फ इंप्रूवमेंट होना बहुत जरूरी है। एआई जो है वो उसके प्रोस्पेक्टिव थ्रेट्स तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि हरारी बात करते हैं कि इंसानियत जो थी वो 4 बिलियन साल जो है वो उसकी इवोल्यूशन के बाद यहाँ पे डेवलप हुई, और अगर आज इंसान खत्म भी हो जाते हैं तो मुमकिन है अगले 4 खरब साल के बाद चूहे जो है वो इंसानों जितने इंटेलिजेंट हो जाएं, क्योंकि इवोल्यूशन का प्रोसेस ऐसे ही रन करता है। लेकिन इंसान जो है वो कहते हैं कि एक स्मार्टेस्ट एनिमल है, लेकिन इसके साथ साथ वो बेवकूफ तरीन एनिमल भी है। वो क्या करता है कि वो अपने पैदा होने के बाद अपनी स्मार्टनेस की बेस पे ऐसे निजाम बनाता है जो उसी को तबाह करने की तरफ लेकर जाते हैं, जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, जैसे ये एआई की टेक्नोलॉजी है। दैट एआई टेक्नोलॉजी माइट गेट सो मच पावरफुल कि ये इंसान को ही खत्म कर दे, क्योंकि किसी भी सिस्टम के अंदर, क्योंकि कोई भी चीज अगर इंसान के कंट्रोल में नहीं होगी, उसके एक्चुअल जो है वो इसमें अगर मैं एग्जांपल यूज करूं कि टोटलिटेरियन रजीम्स जो है वो क्यों इस पे रेज होगा, क्योंकि दे विल बी डिपेंडेंट ऑन द एआई। और एआई जो है वो ना तो थकेगी, ना वो किसी तरह भी उसकी क्या उसे कह सकते हैं, उसके पास इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन होगी। हाँ, उसके अलबत्ता वो आपको जानती भी होगी कि आप किस बातों पे ट्रिगर होते हैं, तो वो आपको सही से जो है वो मैनिपुलेट कर लेगी, और उस मैनिपुलेट की बेस के ऊपर दैट एआई कैन लीड ओवर ह्यूमैनिटी, और इससे ह्यूमैनिटी को जो है वो खतरा हो सकता है। लेकिन अगर हम इस एआई के ऊपर चेक्स लगा देते हैं, सेल्फ इंप्रूवमेंट चेक्स, के किस तरह आपने इसको यूज करना है, किस तरह आपने यूज नहीं करना। लेट्स से अगर किसी पॉइंट पे एआई जो है वो आपको लगता है कि यहाँ पे ये चीज खतरे की तरफ जा रही है, या किसी पर्टिकुलर आइडिया को एआई जो है वो प्रमोट कर रही है, तो आप वहां पे उसके सेल्फ इंप्रूवमेंट चेक्स लगा सकते हैं। जब आप सेल्फ इंप्रूवमेंट चेक्स लगाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आप इसको कंट्रोल कर लेंगे, एंड दैट इज जस्ट अनदर टेक्नोलॉजी जिसको आप इंसानियत के फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दिस वाज द क्रक्स ऑफ दिस होल बुक। हो सकता है कि मैंने बहुत सारी चीजें, क्योंकि ये काफी बड़ी किताब है, इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 400+ पेजेस, और काफी चीजें इसमें, स्टोरीज जो हैं, काफी बातें जो है, वाकयात जो है, जिसके ऊपर उन्होंने अपने आर्गुमेंट्स बिल्ड किए हैं। आई हैव स्किप दैट, क्योंकि वक्त की कमी की वजह से बहुत सारी चीजें स्किप करने की। आई थिंक कि मैंने इसका क्रक्स आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद अगर कोई क्वेश्चंस हो तो यू कैन आस्क।